नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर से हम बातें करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं आपको भारत और विश्व भूगोल, साथ ही साथ कुछ भौतिक भूगोल जिसको फिजिकल ज्योग्राफी भी आप लोग बोलते हैं, उसके बारे में बेसिक बातें बताता चलूंगा, जिसमें से हर एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं। तो हम बराबर इसके बारे में बातें करते रहेंगे। बट सबसे पहले हमें बेसिक चीज सीखनी होगी, जिसे हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो ये क्या है, ये कैसे खींचे गए, तो चलिए पहले इसके बारे में हम बात करें। देखिए, अक्षांश और देशांतर जो है वो ग्लोब अथवा मानचित्र पर खींची गई काल्पनिक रेखा है। अक्षांश और देशांतर ये दोनों ही क्या है, ग्लोब या मानचित्र पर खींची गई कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा है। कैसी है, काल्पनिक। सबसे पहले तो बात ये ध्यान रखें, इनका वास्तव में कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आपके घर के बाहर से अक्षांश रेखा गुजर रही है या देशांतर रेखा गुजर रही है, नहीं। प्योरली हमारा जो ग्लोब है या फिर आप जिस मानचित्र को देखते हैं उनके ऊपर जो आड़ी, या जिनको आप बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज, ये जो आड़ी रेखाएं खींची गई हैं इन्हें तो हम कहते हैं अक्षांश। और जो खड़ी रेखाएं खींची गई हैं इस तरीके से, है ना, ऊर्ध्वाधर कह सकते हैं आप, वर्टिकल कह सकते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर ये दो रेखाएं, बात समझ रहे। इनकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मध्यकाल के अंदर, खासकर 14वीं-15वीं शताब्दी के अंदर कई सारी समुद्री यात्राएं शुरू हो गई। मतलब यूरोप के जो नाविक थे वो एशिया की तरफ आने लगे, अमेरिका की तरफ जाने लगे, समुद्रों के अंदर लंबी लंबी यात्राएं करने लगे। तो ऐसी स्थिति में जब ये लंबी यात्राएं करते थे तो वापस जब ये अपने देश जाते थे तो आगे जाने वाले, भविष्य में जाने वाले जो नाविक हैं उनको वापस से गाइड करते थे कि भाई आपको किस तरीके से इस तरह से समुद्र के अंदर रास्ता ढूंढना है। तो उसके लिए पर्टिकुलर कोई मैथमेटिक्स का ऐसा कुछ टूल मिल जाए जिससे हम बता सकें कि भाई आपको इतना डिग्री पर टर्न लेना है या इतना डिग्री पर आप जाएंगे तो आपको ये चीज मिलेगी। तो इसीलिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं के कंसेप्ट का जन्म हुआ। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम के अंदर आपको किस किस प्रकार से अक्षांश और देशांतर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करूंगा मैं अक्षांश रेखाओं की। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि अक्षांश रेखाएं कैसी हैं, ग्लोब या मानचित्र पर खींची गई, आप कह सकते हैं आड़ी, या फिर आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं क्षैतिज रेखा। बात समझ रहे? क्या किया गया इनको खींचने के लिए, सबसे पहले तो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा खींची गई जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। बात समझ रहे? जीरो, आपने एक चांदा देखा होगा, चांदा या प्रोटेक्टर या डी जिसको आप कहते हैं, ये एग्जैक्टली उसी का प्रयोग करते हुए खींची गई है। आप इस चांदे को ऐसे कैसे आप यहां पर इमेजिन करके देख सकते हैं। तो आप देखेंगे तो जैसे ये 0 डिग्री, तो ये बिल्कुल चांदे का ये बेस जो है ये 0 डिग्री रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट रहा है। उत्तरी भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, दक्षिणी भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। बात समझ रहे? पहली बात तो यही सीखिए आप। फिर देखिए, 90 डिग्री का पॉइंट यहां पर है, तो 90 डिग्री ये उत्तरी, और आप देखें तो नीचे वाला भी भाग जो एक चांदे के रूप में ही है, तो ये है 90 डिग्री दक्षिणी। बात समझ रहे? अब देखिए, 0 के बाद कौन सी रेखा आती है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते लास्ट में जाएंगे तो 89, 90 से पहले क्या आएगा, 89 आएगा ना। तो ऐसा ही इन्होंने किया, 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक यहां पर, और 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक यहां पर। आपको याद हो तो चांदे में 1 डिग्री आपको यहां भी मिलेगा, 1 डिग्री आपको यहां पे भी मिलेगा। तो ऐसे ऐसे इन्होंने क्या किया, 1 डिग्री 2 डिग्री, इनको ऐसे आपस में जोड़ जोड़ के इस तरह से रेखाएं खींच ली। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अक्षांश रेखाओं का जन्म हुआ। ऐसा ही इन्होंने नीचे भी किया, 1 डिग्री से शुरू किया और लास्ट में 89 डिग्री तक आए। लास्ट में 90 डिग्री तो बिंदु के रूप में था ही था। तो अब आप देखें कि आपके पास अक्षांश रेखाएं कुल कितनी है, तो देखो 0 डिग्री तो आपके पास एक रेखा है ही है, ये 0 डिग्री तो है ही है। इसके अलावा आप जाएंगे तो 1 से शुरू करेंगे और लास्ट में कहां तक पहुंचेंगे, 90 तक। तो 1 से 90 तक कितनी संख्याएं हो गई, 90 संख्याएं हो गई। ऐसे कैसे आप यहाँ दक्षिण में भी शुरू करें तो 1 से शुरू करेंगे और अंतिम में कहां तक पहुंचेंगे, 90 तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर भी टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 90। 90 और 90 कितना होता है भाई, 180। 0 डिग्री भी तो एक अक्षांश है, इसको तो अपन ने जोड़ा ही नहीं, तो इसको भी जोड़ो तो कितना आया, 181। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या दोस्तों कितनी है, 181। पहली बात, पहला सवाल, अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, 181, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अब कुछ इनका नामकरण कर लिया जाए।
जैसे पहला नामकरण आप 0 डिग्री का ही करें। देखिए 0 डिग्री को कहा जाता है भूमध्य रेखा, इक्वेटर। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा भी इसी का एक नाम है, इक्वेटर भी इसी का एक नाम है। क्यों नाम है? ये ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। फिर देखिए 90 डिग्री उत्तरी, तो 90 डिग्री उत्तरी जो है इसे आप उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है एक बड़े चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसीलिए इसे अपन ने नाम दे दिया है उत्तरी ध्रुव। ऐसे कैसे 90 डिग्री दक्षिण को अपन ने नाम दिया है दक्षिणी ध्रुव। बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले तो आप इन 3 रेखाओं को याद रखें। कौन कौन सी? भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। 0 डिग्री अक्षांश कौन सा है? भूमध्य रेखा। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन बनते हैं। अक्षांशों की कुल संख्या 181, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 90 डिग्री उत्तरी, 90 डिग्री दक्षिणी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब देखो कुछ और रेखाओं की मैं आपसे बात करना चाहूंगा। जैसे आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में एक अक्षांश है जिसको नाम दिया गया है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऐसे कैसे दक्षिण में भी एक अक्षांश है जिसको नाम दिया गया है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इनके कुछ नाम है भाई, जैसे इसका नाम है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसका नाम है मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दोनों रेखाएं महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन दोनों रेखाओं के मध्य जो पृथ्वी स्थित है, इन पर साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अर्थात इस प्रदेश के अंदर अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस जाता है। हमारे तरह नहीं होता है कि भाई गर्मियों के अंदर 50 डिग्री तापमान हो गया, सर्दियों के अंदर जो है वो 5 डिग्री तापमान हो गया। नहीं, यहाँ पर साल भर कैसी रहती है? सिर्फ और सिर्फ गर्मियां रहती हैं। बात समझ रहे हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको। देखिए 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको अभी आपने उत्तरी ध्रुव कहा था, इसे आर्कटिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्कटिक। बात समझ रहे? और ऐसे कैसे ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव जिसे अभी आपने नाम दिया था, इसे अंटार्कटिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंटार्कटिक। बात समझ रहे? तो 66.5 डिग्री के बाद में आर्कटिक शुरू हो जाता है और 66.5 डिग्री दक्षिण के बाद में अंटार्कटिक शुरू हो जाता है। तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये भी बड़े महत्वपूर्ण है। एक पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको। देखिए 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी पृथ्वी पर सभी जगह समान है। जैसे आपने 1 डिग्री अक्षांश खींचा, 0 डिग्री, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, तो प्रत्येक के बीच में जो दूरी है वो 111 किलोमीटर की है। कितनी? 111 किलोमीटर। तो आप ध्यान रखिएगा, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी पृथ्वी पर सभी जगह समान रहती है। कितनी रहती है? 111 किलोमीटर की रहती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप अक्षांश रेखाएं समझ गए होंगे। जहां भी बैठे हैं अपने शॉर्ट नोट्स आप लोग तैयार करिए। आप ये सारे पॉइंट्स आपस में लिख सकते हैं। ग्लोब अथवा मानचित्र पर खींची गई क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती हैं। कुल संख्या कितनी है इनकी? 181 है। 0 डिग्री अक्षांश ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं। 90 डिग्री उत्तरी तथा 90 डिग्री अक्षांश को हम उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा, तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? मकर रेखा। 2 अक्षांशों के बीच की पृथ्वी पर दूरी सभी जगह पर समान है। कितनी है? 111 किलोमीटर। तो इन बिंदुओं को आप याद रखिए, है ना, एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ये तो बात हुई किसकी? अक्षांश रेखाओं की। अगली जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम देशांतर रेखाओं की। तो देखिए देशांतर रेखाओं को समझना है तो आपको मानचित्र पे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। हालांकि ग्लोब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देशांतर रेखाएं क्या है? ग्लोब अथवा मानचित्र पर खींची गई ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल या खड़ी। कैसी? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर आप इसको कह सकते हैं, वर्टिकल आप इसको कह सकते हैं, या फिर इनको खड़ी रेखाएं आप कह सकते हैं, जो कि इस तरीके से खींची गई है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। ग्लोब अथवा मानचित्र पर खींची गई है। ये भी रेखाएं कैसी है? काल्पनिक है। ये भी रेखाएं कैसी है? काल्पनिक है। ऐसा नहीं है मतलब आपको कहीं बाहर, घर के बाहर निकल के देखने को मिल जाएंगे। अब देखो देशांतर रेखाओं को समझना है तो कैसे समझोगे आप? देखिए देशांतर रेखाएं क्या करती हैं? मानचित्र पर एक बड़ा इंपैक्ट डालती है। मानचित्र आपने देखा होगा कभी ऐसे खुलते हैं, आयताकार आकृति में खुलते हैं। देखो इनको कैसे खींचा गया। सबसे पहले खींची गई एक 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री रेखा देशांतर की वो रेखा है जो इस मानचित्र को 2 बराबर भागों में बांट देती है। इस 0 डिग्री के अगर आप लेफ्ट साइड के अंदर जाएंगे तो आपको जो दिशा मिलेगी वो मिलेगी पश्चिम, और अगर आप
राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो जो दिशा आपको मिलेगी वो मिलेगी पूर्व। बात समझ रहे? अब इनको ये देशांतर रेखाएं खींचने का आइडिया कैसे आया? जैसे आपने उधर देखा ना, अभी उनको अक्षांश रेखाएं खींचने का आइडिया कैसे आया? उस चांदे से आया। तो देशांतर रेखाएं खींचने का आइडिया इनको कैसे आया? देखिए हमारी पृथ्वी गोल है ना, और इस गोल पृथ्वी में अगर आप एक पूरा चक्कर काटें, 0 डिग्री से शुरू करें और लास्ट में वापस वहीं पर पहुंच जाए जहां से आपने शुरू किया था, तो आप टोटल कितने डिग्री का चक्कर लगा लेंगे? 360 डिग्री का चक्कर लगा लेंगे। तो क्या है, अगर आपको इस पूरी पृथ्वी को, गोल पृथ्वी को एक एक डिग्री के टुकड़ों में तोड़ना है, तो आप टोटल कितने डिग्री के टुकड़ों में इसे तोड़ सकते हैं? टोटल कितने टुकड़े हो जाएंगे? जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको, मैं यहाँ 0 से चलूं तो क्या आएगा? 1 2 3 4 ऐसे करते करते यहाँ पे आते आते कितने टुकड़े हो जाएंगे? 90 टुकड़े हो जाएंगे। आगे चलूंगा 90 से यहाँ तक तो कितने टुकड़े हो जाएंगे? 180 टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ चलूंगा तो कितने? 270, और यहाँ तक पहुंचूंगा तो कितने? 360 टुकड़े हो जाएंगे। तो क्या करना है, पूरी पृथ्वी को एक एक डिग्री के 360 टुकड़ों में तोड़ना है। पर एक समस्या है, समस्या यह है कि 0 और 360 वाली लाइन जो होगी वो तो एक ही होगी, है ना। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने 360 को 2 पार्ट में तोड़ दिया। इन्होंने कहा भाई हम 180 और 180 रेखाएं जो हैं वो दोनों तरफ खींचेंगे। तो शुरू कीजिए। इन्होंने क्या किया, 0 डिग्री से अगर आप पूर्व की तरफ जाओगे तो पहला आएगा 1 डिग्री, और लास्ट रेखा जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 180 डिग्री। ऐसे कैसे? पश्चिम में उन्होंने कहा पहली रेखा हमको मिलेगी 1 डिग्री, और लास्ट में जाओगे तो मिलेगी 180 डिग्री। बट एक बात है कि पृथ्वी तो गोल है, यानी कि मानचित्र तो हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना लिया है, पर वास्तविकता क्या है कि जब इस मानचित्र को आप पृथ्वी की तरह ऐसे फोल्ड करोगे, ऐसे आप घुमाओगे, तो ये वाला 180 और ये वाला 180 एक दूसरे के ऊपर उभयनिष्ठ हो जाएंगे, यानी कि ओवरलैप हो जाएंगे। यानी कि ये दोनों अलग अलग रेखाएं नहीं है, ये एक ही रेखा है। चाहे आप पृथ्वी में इस तरफ से जाओ, चाहे दूसरी तरफ से घूम के जाओ, 180 डिग्री एक ही रेखा आएगी। तो अब इनकी गिनती करते हैं। 1 डिग्री से चलूं और 180 से पहले क्या आएगा? 179। तो 1 से लेके 179 तक टोटल कितनी संख्याएं हो गई? 179 संख्याएं हो गई। ऐसा ही 1 डिग्री से चलो, यहाँ पे लास्ट संख्या कितनी आएगी? 179। तो 1 से लेके 179 तक टोटल कितनी संख्याएं हो गई? 179। अब इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ के देखिए, 179 प्लस 179 टोटल आएगा आपके पास 358। कितना आएगा? 358। अब देखो, आपने 1 से शुरू किया था तो 0 डिग्री तो आपने छोड़ दिया, तो 0 डिग्री भी तो एक देशांतर है, इसको भी जोड़िए। फिर आपने तो 179 तक ही लिया, 180 डिग्री भी तो देशांतर था, और मैंने कहा था ये उभयनिष्ठ है, एक ही रेखा होगी, इसको भी जोड़िए। तो टोटल संख्या कितनी आ गई? 360। तो जो कंसेप्ट हम करना चाहते थे कि पूरी पृथ्वी को एक एक डिग्री के कितने 360 टुकड़ों में तोड़ना है, तोड़ दिया आपने। बात समझ रहे हैं? अब आप ऐसा समझिए कि 1 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक आपको पूर्वी देशांतर भी मिलेंगे, और 1 डिग्री से 179 तक आपको पश्चिमी देशांतर भी मिलेंगे, परंतु 0 डिग्री और 180 डिग्री के साथ पश्चिम और पूर्व शब्द का प्रयोग नहीं होगा। तो पहला कंसेप्ट आप क्या याद रखेंगे? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि क्या देशांतर रेखाओं के बीच की भी दूरी अक्षांश रेखाओं की तरह सभी जगह पर बराबर है? तो आइए चेक करते। देखिए, देशांतर रेखाएं जो खींची गई ना, तो देशांतर रेखाएं जब खींची जाती है ना, तो बॉल जैसे आपने कभी देखी होगी, बॉल के ऊपर जैसे लाइनें खींची हुई होती है, वो इस तरीके से उभार वाली लाइनें होती है ना। तो क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होगी 111.11, पर जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगातार सिकुड़ने लग जाती है। तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पृथ्वी पर सभी जगह पर समान नहीं है, भूमध्य रेखा पर वो सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इनके बीच की दूरी सिकुड़ने लग जाती है। चले एक और कंसेप्ट की बात करें। देखिए, ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको देखने में थोड़ी और आसानी हो। ये देखिए, एक अच्छा सा देशांतर रेखाओं का अपने पास मैप है ना। आप देखें तो ये वाली रेखा 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री रेखा, ठीक है। देखिए, 0 डिग्री रेखा जो है ये गुजरती है, ग्रीनविच शहर है, कहां पर है? लंदन, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, बिल्कुल उसके पास से गुजरती है, इसीलिए इसे हम 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। पहली बात। 0 डिग्री देशांतर जो है, इसका प्रयोग जो है वो समय के मापन के लिए किया जाता है।
समय की गणना के लिए किया जाता है ना। इसीलिए इस रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहते हैं। बात समझ रहे हैं? इंग्लिश में कहो तो ग्लोबल मेरिडियन टाइम या GMT के नाम से आप इसे जानते हैं। बात समझ रहे? ऐसे कैसे, आप देखिए 180 डिग्री देशांतर जो आपको यहां पर भी मिलेगा और आपको यहां पर भी मिलेगा, है ना। ये 180 डिग्री देशांतर जो है इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। इस रेखा को पार करते ही जो है ना डेट बदल जाती है, इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी हम जानते हैं। ये गुजरती है प्रशांत महासागर से। कहां से गुजरती है? पहली बात तो प्रशांत महासागर से। एक जल संधि है यहां पर, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। ये सवाल कई बार पूछा हुआ है कि 180 डिग्री या देशांतर या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी जल संधि से गुजरती है, तो आप बोलेंगे बेरिंग जल संधि। और कौन से महासागर से गुजरती है, तो आप बोलेंगे प्रशांत महासागर। बात समझ रहे? अब अभी मैंने आपसे एक चर्चा करी कि इस रेखा का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है समय के मापन के लिए। तो समय के मापन के लिए इसका प्रयोग कैसे करते हैं, आइए थोड़ी चर्चा करें। देखिए, पहले तो आप ये थोड़ा सा फैक्ट्स वगैरह चेक कर लीजिए, आप नोट्स बनाएंगे तो आपके काम आएगा, ठीक है। ग्लोब अथवा मानचित्र पर खींची गई ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। कुल संख्या इनकी कितनी है? 360 है। 0 डिग्री देशांतर मानचित्र को 2 बराबर भागों में बांटता है। 0 डिग्री लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। इसे हम अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है, इसे अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि रेखा भी कहते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हो तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि हम देशांतर रेखाओं द्वारा समय की गणना कैसे करेंगे। देखिए क्या होता है, सूर्य के सामने पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, अपनी एक्सिस पर घूम रही है। पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर घूर्णन होता है वो होता है पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट। यानी कि सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में पहले दिखता है, उसके बाद फिर सूर्य जो है वो पूर्व से चलता चलता पश्चिम की तरफ आता है। ऐसा करने के लिए पृथ्वी का रोटेशन कहां से कहां होना चाहिए? पश्चिम से पूर्व की तरफ होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ये याद रखेंगे कि पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। देखो, जब पृथ्वी इस तरह से घूमती है ना, तो दिन में हर बार हमारी पृथ्वी को अपन ने क्या 1-1 डिग्री के टुकड़ों में तोड़ा था, तो हर देशांतर एक बार सूर्य के सामने जरूर आता है पूरे दिन में। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने घंटे में पूरा कर लेती है? 24 घंटे में पूरा कर लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि 24 घंटे में पृथ्वी जिस स्थान से घूमना शुरू हुई थी वापस उसी स्थान पर आ जाएगी। यानी कि एक देशांतर एक बार सूर्य के सामने आएगा, उसके बाद अब वापस उसका नंबर कब आएगा? 24 घंटे बाद आएगा। तो इसका प्रयोग हम किसके लिए कर सकते हैं? हम समय के मापन के लिए कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कर ली जाए, उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पृथ्वी 24 घंटे में कितना डिग्री चक्कर लगा लेती है? 360 डिग्री। यानी कि जहां से चली थी वापस वहीं पर आ जाएगी। तो 1 घंटे में पृथ्वी कितना चक्कर लगाएगी? 360 को 24 में भाग दे दूं, ये आएगा 15 डिग्री। कितना आएगा? 15 डिग्री। अब देखिए, 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 1 घंटा। या फिर मैं इसको 60 मिनट लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना टाइम लगेगा? तो 60 मिनट में मैं 15 का भाग लगा दूं, कितना आ जाएगा? 4 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 मिनट। अगर आपको ये सारी बातें याद नहीं रहती तो सिर्फ एक लाइन याद रखो कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि मान लीजिए कि अभी 1 डिग्री अक्षांश सूर्य के बिल्कुल सामने है, तो अगले 4 मिनट बाद 2 डिग्री आ जाएगा, उसके 4 मिनट बाद 3 डिग्री आ जाएगा, उसके 4 मिनट बाद 5 डिग्री आ जाएगा, और इन सब का नंबर अब वापस कब आएगा? 24 घंटे के बाद आएगा। तो फिर क्या हुआ? विश्व के देशों ने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, हम सभी हमारे देश का एक एक देशांतर ऐसा चुन लेते हैं जो हमारा मानक समय होगा, और उसको हम 0 डिग्री के समय से कंपेयर कर लेंगे कि उस समय से हमारा समय कितना आगे है या पीछे, ताकि समय की कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, मान लीजिए
अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा या 0 डिग्री हमने कौन सी कहा, ये 0 डिग्री GMT जो कहाँ गुजरती है, लंदन के पास से गुजरती है। अब देखिए मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर है और ये हमारा भारत देश है। कौन सा है, भारत देश। ठीक है, भारत देश ने क्या किया, अपना जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय जो है वो चुना है उन्होंने, कौन सी रेखा को, वो उन्होंने चुना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखो अपन इस तरफ जा रहे हैं तो ये सारे देशांतर कौन से हैं, पूर्व के हैं। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। अब ऐसा सोचो कि आप लोग 0 डिग्री पे खड़े हो, आप लोग कहाँ खड़े हो, 0 डिग्री पे, और आपको पहुंचना है कहाँ पर, 82.5 डिग्री पर पहुंचना है। ठीक है, तो आपको 1 डिग्री चलने में अगर मान लीजिए 4 मिनट का समय लगता है तो 82.5 डिग्री चलने में आपको कितना समय लगेगा, आप 0 पे खड़े हैं और 82.5 पे जाना है, तो हर 1 डिग्री में जब 4 मिनट लग रहे हैं तो 82.5 में कितने समय लगेगा, तो सबसे पहले तो 82 को 4 से गुणा कर दो, तो ये आएंगे तुम्हारे 328 मिनट। अब देखो आधा डिग्री को 4 से गुणा करें तो जब 1 डिग्री में जो 4 मिनट का समय लग रहा है तो आधे डिग्री में कितना लगेगा, 2 मिनट का ही समय लगेगा ना, तो 2 मिनट जोड़ दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 330 मिनट आ जाएगा, है ना। तो आपको 0 डिग्री से 82.5 डिग्री, या उल्टा कर लो, 82.5 डिग्री से 0 डिग्री जाने में 330 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे, 330 मिनट लगेंगे। अब मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 का भाग दे दो, 6 पंजे 30, 5 घंटे, पीछे 30 बज गए, 30 मिनट। तो बात क्या सामने आई कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय और भारत के मानक समय में कितने घंटे का फर्क है, 5.5 घंटे का फर्क है। अब बात आती है कि साहब भारतीय मानक समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय से आगे है या पीछे है। तो दोस्तों यहां पे फिर वो कंसेप्ट काम में आता है कि पृथ्वी का घूर्णन कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर है। सूर्योदय सबसे पहले कहां पर होगा, सूर्योदय हमेशा पूर्व दिशा में पहले होगा, यानी कि सूर्य की किरणें पूर्व दिशा के अंदर पहले पड़ेंगी और पश्चिम दिशा के अंदर बाद में पड़ेंगी। यानी कि सूर्योदय हमेशा भारत में पहले होगा और इंग्लैंड में बाद में होगा। यही कारण है कि हमारा मानक समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय यानी इंग्लैंड के मानक समय से हमेशा 5.5 घंटे आगे चलेगा, प्लस में चलेगा। इसीलिए आप मोबाइल में कभी कभी अपनी क्लॉक सेट करते होंगे, टाइमिंग सेट करते होंगे, तो वहां पे ऐसा लिखा आता होगा +5:30 GMT, यानी कि ग्लोबल मीन टाइम से 5.5 घंटे प्लस में, यानी कि आगे। अब मान लो कि कोई 82.5 डिग्री पश्चिम में होता, मान लो होता कोई 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो समय तो 5.5 घंटे ही होते हैं। बात समझ रहे हैं, उनके बीच में समय का अंतराल तो कितना होता, 5.5 घंटे ही होता, परंतु वहां पे हम लिखते -5:30 GMT। इसका मतलब ग्लोबल मीन टाइम से 5.5 घंटे बाद में। बात समझ रहे, यानी कि सूर्योदय जो है वो GMT के बाद में 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर होगा, परंतु हम किधर हैं, हम तो पूर्व में हैं, इसलिए हमारे यहां पर हमेशा क्या होगा, +5:30 GMT, यानी अंतरराष्ट्रीय मानक समय से हमेशा हमारा मानक समय 5.5 घंटे आगे रहेगा। कुछ क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, तो शायद आप थोड़ा और अच्छे से कर सको। जो मैंने अभी सारी चीजें आपको बोली वो सामने लिखी हुई हैं। देशांतर रेखाओं का प्रयोग समय के मापन हेतु किया जाता है ना। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना, 4 मिनट का समय लगता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम क्या कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। अब 82.5 क्यों लिया, 82.5 डिग्री देशांतर भारत का बिल्कुल बिचला यानी कि मध्यवर्ती देशांतर है, बिल्कुल बीच से गुजरता है, इसलिए ये इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरता है। भारतीय मानक समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय से कितना, 5.5 घंटे आगे है। कर लोगे, ठीक है। अब देखो कुछ मैंने जैसा आपको कहा कि समय अभ्यास कर लेते हैं। देखो लंदन का समय दिया हुआ है, ये किसका, लंदन का, और आपसे पूछा है भारत में। देखो हमेशा याद रखो अपन लंदन वालों से आगे हैं, हमेशा कैसे हैं, आगे हैं, वो हमसे पीछे हैं, ऐसा याद रखो। तो देखो लंदन में अभी कितना समय हो रहा है, 5 PM। लंदन में अभी कितना समय हो रहा है, 5 PM, शाम के 5 बज रहे हैं, और हम उनसे आगे हैं। हमारे यहाँ पे 5 बज चुके हैं, उनके यहाँ पे अब बजे हैं, तो हमारे यहाँ पे अभी क्या समय हो रहा होगा, तो 5.5 घंटे आगे हैं। तो शाम के 5:30 में 5.5 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 10:30 आ जाएगा। यानी कि जब लंदन में शाम के 5 बज रहे हैं तो भारत में उस समय
शाम के या रात के 10:30 बज रहे हैं। उल्टा देखो, भारत के अंदर अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं। भारत के अंदर अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं सुबह के, और हमारा समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय से आगे है। लंदन वाले हमसे पीछे हैं, तो हमारे यहाँ 11:30 अभी बज चुके हैं, उनके वहां पे बजने हैं, तो वो हमसे 5.5 घंटे पीछे हैं। तो 5.5 घंटे 11:30 में से घटाओ, आप कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका सुबह के 6 AM। अगला क्वेश्चन देखो, लंदन में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, 10 AM, और हम लोग उनसे 5.5 घंटे आगे हैं ऑलरेडी। तो सुबह के 10 में आप 5.5 जोड़िए तो कितना आ जाएगा? दिन के 3:30 PM आ जाएगा। यानी जब लंदन में सुबह के 10 बज रहे हैं तो हमारे यहां पर अभी दिन के 3:30 बज रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखो, भारत में अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। भारत में अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, तो लंदन में क्या हो रहा होगा? हमारा समय आगे है, लंदन वाले हमसे पीछे हैं। तो रात के 10:30 में से आप 5.5 घटाइए तो कितना आ जाएगा? दिन के 5 PM आ जाएगा। बात समझ रहे? और लास्ट क्वेश्चन है, अभी लंदन के अंदर अगर 2:30 बज रहे हैं, रात के 2:30 बज रहे हैं, तो भारत का समय बताइए। देखिए हमारा समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है, तो उनके यहाँ अगर 2:30 बज रहे हैं तो 2:30 के अंदर आप 5.5 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? ये 3, 5 और 3 8। तो अभी हमारे यहाँ पर सुबह के 8 बज रहे हैं। दोस्तों इसको आप वापस अटेम्प्ट करके देखना एक बार, आप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब भारत का मानक समय एक ही है, एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो पूछ लेते हैं जयपुर का स्थानीय समय क्या होगा, या मतलब कोलकाता का क्या होगा, नई दिल्ली का क्या होगा। देखिए पूरे भारत में एक ही मानक समय फॉलो होता है, दूसरा नहीं होता है। तो दोस्तों ये था हमारा अक्षांश और देशांतर, बेसिक कंसेप्ट है। हर जगह मैं आपको अक्षांश और देशांतर का इस्तेमाल करूंगा, 0 डिग्री, भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, तो थोड़ा इसके बारे में आप जानकारी रखिएगा। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक